हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी आकाश कुमार में। तो आज हम सब इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं। क्लास 12 का पहला चैप्टर इकोनॉमिक्स के हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। यानी हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन को पढ़ने वाले हैं। इकोनॉमिक्स काफ़ी आसान सा सब्जेक्ट है, लेकिन लोगों को लगता है काफ़ी हार्ड है, लेकिन हम लोग बहुत आसान वे में, इजी वे में हम लोग इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। और चैप्टर का जैसा नाम है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, तो पहले हम लोग अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थशास्त्र किसे कहा जाता है। उसके बाद फिर हम लोग चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला सवाल यही है कि इकोनॉमिक्स कहा किसे जाता है, इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है। तो कहा गया है कि सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन यानी प्रोडक्शन, वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन, विनिमय, उपयोग और राजस्व का अध्ययन किया जाता है। यानी इन सभी चीज़ों का जब हम अध्ययन करते हैं, इसी को हम लोग अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स कहा जाता है। कहा जाता है कि अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन। यानी जब हम लोग धन के अध्ययन को हम लोग करते हैं, उसी को हम लोग इकोनॉमिक्स कहा जाता है। एडम स्मिथ, याद रखिएगा, इनके बारे में आपसे एग्जाम में सवाल बार बार पूछे जाते हैं। तो एडम स्मिथ ने एक पुस्तक लिखी है 1776 में। ये डेट याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1776 में उन्होंने क्या पुस्तक लिखा, और बिहार बोर्ड के जो क्वेश्चंस हैं, जहां मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इस तरह से नाम आपके देकर के बार बार प्रश्न पूछा गया है। तो क्या दिया गया है कि एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। यह पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? तो यह पुस्तक लिखा गया है एडम स्मिथ के द्वारा। अगर आपसे ईयर पूछा जाए तो ईयर बताइएगा 1776 में। उसके बाद बोला जाता है कि इसमें उन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना है। यह भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है कि धन को विज्ञान किसने माना है, यानी अर्थशास्त्र में धन को विज्ञान किसके द्वारा माना गया है? तो एडम स्मिथ के द्वारा माना गया है। ये सब सवाल आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और जाएंगे भी। आगे बताया गया है अल्फ्रेड मार्शल के बारे में। अभी हम लोग जितने भी इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्री हैं, उनके बारे में हम लोग पहले डिटेल जानेंगे और इसके बाद फिर हम लोग चैप्टर को अच्छी तरह से हम लोग पढ़ेंगे। डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल, जनरली शॉर्ट फॉर्म में इन्हें हम लोग मार्शल के रूप में जानते हैं। एग्जाम में मार्शल ही देकर के छोड़ भी दिया जाता है। इनका पूरा नाम डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल है। इन्होंने भी एक पुस्तक लिखा है 1890 में। यहाँ से भी सवाल एग्जाम में पूछा गया। अगर आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को उठा के देखिएगा तो आपको यहाँ से हर एक सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। तो 1890 में उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स हिंदी में इसे कहा जाता है अर्थशास्त्र का सिद्धांत। इसमें उन्होंने अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा को देकर के इसको लोकप्रिय बना दिया, यानी लोगों के बीच में इसको महत्वपूर्ण बना दिया, प्रचलित कर दिया। और तो ये सवाल क्या पूछा जाता है? सवाल पूछा जाता है यहाँ से, जो मेनली आपको यहाँ पे समझने की बात है। तो सवाल पूछा जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो पुस्तक है, यानी अर्थशास्त्र का सिद्धांत जो पुस्तक है, वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये मार्शल के द्वारा लिखा है। और ये भी पूछा जाता है कि कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दिया? कल्याण संबंधी परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है? तो यह मार्शल के द्वारा दिया गया है। इसके बाद कहा गया कि इनको व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का अगर आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा कि फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है, तो ये अल्फ्रेड मार्शल यानी मार्शल को कहा जाता है। इसके बाद हम लोग जानते हैं जे.एम. किन्स के बारे में। इनके बारे में क्या बताया जाता है? तो कहा गया कि जे.एम. किन्स ने समष्टि यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स, देखिए एक माइक्रो होगा एक मैक्रो होगा, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को 1930 ईस्वी में एक अलग विषय के रूप में स्थापित किया। और आज तक हम लोग उसको एक अलग विषय के रूप में, हम लोग विषय नहीं बोल सकते, अलग पार्ट के रूप में हम लोग उसको पढ़ते हैं। माइक्रो को हम लोग अलग पढ़ते हैं, मैक्रो को हम लोग अलग पढ़ते हैं। तो 1930 में एक अलग विषय के रूप में स्थापित किया, जिसके कारण इन्हें समष्टि अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ माइक्रो। तो दो सवाल आपको यहाँ पे देखने को मिला, एक बना फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मिला आपको फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर माइक्रो बोला जाएगा, माइक्रो का अर्थ होता है सूक्ष्म, माइक्रो का अर्थ होता है सूक्ष्म यानी छोटे, तो अगर वो हो जाएगा आपका मार्शल के बारे में हो जाएगा, और किन्स जो हो जाएगा वो मैक्रो के बारे में हो जाएगा। तो इन दोनों बातों को आपको याद रखना होगा। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक क्या है? इनके द्वारा भी पुस्तक लिखा गया है, और इनके द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है जिसका नाम है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड द मनी, ये पुस्तक इनके द्वारा लिखा गया है। अब आगे आते हैं और भी बातों पर, देखते हैं क्या दिया गया है रॉबिन्सन के बारे में। रॉबिन्स
इन्होंने 1932 में एक पुस्तक लिखा है। इन्होंने, यहाँ भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, किसी भी बोर्ड के एग्जाम में आप उठाकर देखिएगा, ये सवाल आपके एग्जाम में हूबहू इसी तरह से पूछे जाते हैं। क्या पूछा जाता है कि एन एसे ऑफ द नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक साइंस में अर्थशास्त्र को दुर्लभता किसने माना है? तो वो रॉबिन्सन के द्वारा माना है। 2024 के आप देखिएगा बिहार बोर्ड के 2024 के इकोनॉमिक्स के प्रश्नों में तो ये सवाल आपको वहां पे पूछा गया है। तो प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखिएगा, आपको लगेगा कि हाँ यहां से सवाल बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनके द्वारा जो पुस्तक लिखा है इसको आप लोग याद जरूर रखिएगा, एन एसे ऑन द नेचर एंड द सिग्निफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक साइंस। यह पुस्तक जो लिखा गया है वो रॉबिन्स के द्वारा लिखा गया है। ईयर अगर आपसे पूछा जाएगा 1932 में और क्या माना है इन्होंने, तो उन्होंने अर्थशास्त्र को दुर्लभता का सिद्धांत माना है। याद रखिए, दुर्लभता का सिद्धांत माना है। इसके बाद जो नाम आता है वो है सैमुअल्सन। सैमुअल्सन ने अर्थशास्त्र को विकास का शास्त्र माना है, यानी डेवलपमेंट माना है। विकास शास्त्र यानी कहा जा सकता है कि इन्होंने इसे डेवलपमेंट के रूप में जाना है। दादा भाई नौरोजी, ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है। और अगर भारत में अगर बोला जाए कि भारत में कोई बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, उनमें से सबसे पहला नाम आपको दादा भाई नौरोजी का ही आएगा आपको देखने को। 1867 में इन्होंने एक पुस्तक लिखा है प्रोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया। ये आपके 12th के एग्जाम में तो सवाल यहाँ से पूछे जाते ही हैं, साथ ही साथ ये सवाल जो कंपटीशन का एग्जाम होता है वहाँ भी यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये कौन सी पुस्तक लिखी गई है, कब लिखी गई है और किस विचारधारा के साथ लिखी गई है। सारे सवाल आपके कंपटीशन लाइन में भी पूछे जाते हैं और साथ ही साथ 12th के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो इनके द्वारा 1867 में एक किताब लिखा गया, पुस्तक लिखा गया है जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी धन निकासी संबंधी इसमें उन्होंने बातों को बताया है, यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ बात को कहा है। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि इन्होंने यह कहा कि भारत में गरीबी औपनिवेशिक शासन के कारण हुई है, यह भारत की संपदा और समृद्धि को कम कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? तो कहा गया कि जब भारत पे अंग्रेजों का कब्जा था, भारत पे जब अंग्रेजों का कब्जा था, औपनिवेशिक का मतलब यही हो गया कि भारत जब गुलाम था तो उन्होंने अंग्रेजों के बारे में ये बात बताई कि जो अंग्रेज हैं वो अपने शासन के दौरान क्या कर रहे हैं कि भारत की संपदा और समृद्धि को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। ये बात दादा भाई नौरोजी के द्वारा बोला गया और उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा, और पुस्तक का नाम आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है जिसका नाम है प्रोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया हो गया। आगे देखते हैं आर्थिक क्रिया के आधार पे। अब हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो लिखा गया है कि आर्थिक क्रिया के आधार पे एक नार्वे के अर्थशास्त्री हैं, नार्वे देश है, याद रखिएगा नार्वे क्या है, एक देश है। वहां के अर्थशास्त्री जिनका नाम है रैगनर फ्रीस ने 1933 में अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा गया। याद रखिए यह VBI आपके लिए है, यहां से सवाल आपके बार बार रिपीट हो रहा है। जिस भी बोर्ड के एग्जाम में वहां से ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि किसने अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा है। तो रैगनर फ्रीस ने अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा है। और कहाँ के रहने वाले थे? तो नार्वे के रहने वाले थे। कब बांटा है? तो 1933 ईस्वी में बांटा है, जिसका नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। और ये सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं कि किसने इकोनॉमिक्स को 2 भागों में बांटा है, माइक्रो और मैक्रो, तो वो हो जाएगा रैगनर फ्रीस हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को उठा के देखिएगा, ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। कहा गया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? माइक्रो का अर्थ आपको हमने पहले ही बता दिया कि माइक्रो का अर्थ होता है छोटा, सूक्ष्म बोला जा सकता है। यह अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें व्यक्तिगत इकाई, व्यक्तिगत यानी बोला जा सकता है, पर्सनल बोला जा सकता है, तो व्यक्तिगत इकाइयों की आर्थिक क्रिया और आर्थिक समस्या का अध्ययन किया जाता है। जैसे किसी एक फर्म की बात बोली जाए, एक प्रोडक्शन की बात बोली जाए, एक व्यवहार की बात बोली जाए, ये सभी चीज जो हो जाएंगे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट कहलाएगा। याद रखिएगा, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट आपको कहलाएगा। आगे आते हैं कि आर्थिक क्रिया के आधार आर्थिक क्रिया से क्या अभिप्राय है, यानी आर्थिक क्रिया किसे कहा जाता है। वहां पे आपको सब्जेक्टिव के प्रश्नों में इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और हम लोग इसके MCQ को भी हम लोग करेंगे। तो यहां पे दिया गया है कि आर्थिक क्रिया से क्या अभिप्राय है, यानी आर्थिक क्रिया कहा किसे जाता है। तो कहा गया है कि असीमित आवश्यकताओं तथा सीमित साधनों में, पहले तो हम लोग असीमित आवश्यकताओं को समझ लेते हैं और सीमित साधनों को समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसको आगे हम समझेंगे। तो कहा जाता है कि असीमित आवश्यकता यानी आप हो, हम हो, या जो भी लोग हैं उनकी आवश्यकता कभी खत्म नहीं हो सकती है।
ठीक है, जो व्यक्ति अमीर है वो व्यक्ति और अमीर होना चाहता है, यानी उसके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी उसको संतुष्टि नहीं है, वो और चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अमीर होते जाए। तो कहा गया है कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो कभी खत्म नहीं हो सकती है, और इस बात को गांधी जी भी ने बोला है, इस बात को गांधी जी के द्वारा भी बोला गया है कि आवश्यकताएं जो हमारी जो है, हमारे जो ग्रीडी है, जो लालच है, वो कभी समाप्त नहीं हो सकता है, यानी और लेकिन हमारे पास जो साधन है वो बहुत कम है, हमारे पास जो साधन है वो क्या है, बहुत कम साधन है। तो लिखा गया है कि असीमित आवश्यकताओं तथा सीमित साधनों से जुड़ी सभी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र के अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहा जाता है जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं से है। यानी आर्थिक क्रिया सिंपल वे में बोल सकते हैं कि वह क्रिया है जिसका संबंध हमारी आवश्यकताओं से है, मानवीय आवश्यकता, मानवीय यानी हम लोग बोल सकते हैं कि हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने से है। वो सारे चीज़ों हमारी आवश्यकताओं को जो संतुष्ट करता है उसी को हम लोग बोल सकते हैं कि यह हमारे लिए आर्थिक क्रिया है। आगे देखते हैं हम लोग आर्थिक क्रिया के कौन कौन से प्रकार होते हैं। चलिए यहाँ से भी सवाल आपके सब्जेक्टिव एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं कि आर्थिक क्रिया के प्रकार लिखिए और उनके प्रकारों को आप लोग एक्सप्लेन कीजिए। तो हम लोग देखते हैं आर्थिक क्रिया के कौन कौन से प्रकार है और उन सभी प्रकारों को हम लोग एक्सप्लेन के माध्यम से यानी और अच्छे बेहतर से हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला आता है कंजप्शन, जिसे हम लोग उपभोग कहा जाता है। उपभोग से ही पता चल रहा है, जिस चीज़ का हम लोग यूज करते हैं उसी को तो हम लोग कंजप्शन करते हैं और हम लोग डिटेल में जानेंगे। उत्पादन यानी प्रोडक्शन हो जाएगा, विनिमय यानी एक्सचेंज हो जाएगा, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ये चारों जो है वो आर्थिक क्रिया के प्रकार है और आपके एग्जाम में यहां से आपको लिखने को मिलेगा कि आर्थिक क्रिया के प्रकार को लिखिए। तो सबसे पहला हो जाता है उपभोग। सबसे पहला क्या होता है, उपभोग किसे कहा जाता है? तो कहा गया कि उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जिसके व्यक्तिगत तथा सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग किया जाता है। चलिए समझते हैं, थोड़ा सा इजी वे में समझते हैं। किताबी लाइन तो बहुत सारा लिखा हुआ है, लेकिन जब तक आपको एक अपनी भाषा में नहीं समझाया जाए तब तक हो सकता है आपको समझ में नहीं आता होगा। तो पहले हम लोग अपनी भाषा में, किताबी भाषा आपके सामने तो लिखा हुआ है तो हम लोग समझते, बोला गया उपभोग एक ऐसा क्रिया है, क्रिया यानी काम, बोला जा सकता है कि क्रिया यानी काम। तो उपभोग वो क्रिया है जिसमें व्यक्तिगत तथा सामूहिक, व्यक्तिगत कहने का मतलब किसी एक व्यक्ति की बात बोली जा रही है और सामूहिक मतलब पूरे समाज की बात बोली जा रही है, जो आवश्यकता है संतुष्टि। यानी कहा गया है कि ऐसा एक काम जिससे किसी एक व्यक्ति और पूरे समाज दोनों को संतुष्ट किया जा सकता है। सिंपल रूप में आपने समझ लिया कि एक ऐसा काम जिससे किसी एक व्यक्ति भी खुश हो सके और पूरा समाज भी खुश हो सके। कहा गया है कि संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग किया जाता है, यानी जब उसका उपभोग किया जाए वो व्यक्ति भी खुश रहे और उसका समाज भी खुश रहे, ऐसी क्रिया इसी को हम लोग उपभोग कहा जाता है। कहा गया है कि मार्शल के अनुसार, देखिए जो भी ये अर्थशास्त्री रहे हैं उनका भी बहुत सारा अपना अपना सोच था। तो मार्शल के अनुसार बताया जा रहा है कि उपभोग नकारात्मक उत्पादन है। कैसा उत्पादन है? नकारात्मक यानी नेगेटिव, नकारात्मक यानी नेगेटिव उत्पादन है। मनुष्य न तो किसी वस्तु का निर्माण कर सकता है और नहीं विनाश कर सकता है। आप अगर साइंस में आपने पढ़ा होगा, एनर्जी के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो ना हम लोग एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं और नहीं हम लोग एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते। सेम उसी तरह से यहाँ भी दिया गया है कि मनुष्य न किसी वस्तु का निर्माण कर सकता है और नहीं किसी वस्तु का विनाश कर सकता है। ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो मार्शल ने इस बात को कहा है। तो थोड़ा बहुत आपको साइंस से भी रिलेटेड जानकारी आपको रखना होगा जब आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो सभी सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत, जो मेन सब्जेक्ट है उसमें तो आपको ज़्यादा जानना होगा ही, जो एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट हो जाता है उसमें भी थोड़ा बहुत आपको पकड़ होना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में वहाँ से भी सवाल आपके पूछे जाते हैं। दूसरा जो हमारा टॉपिक था वो था प्रोडक्शन, उत्पादन किसे कहा जाता है? तो कहा गया है कि उत्पादन वह आर्थिक क्रिया है, ये भी एक तरह का आर्थिक क्रिया है। तो आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता से है अथवा मूल्य में वृद्धि करने से है। यानी कहा गया है कि उत्पादन एक आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध किससे है? वस्तुओं और सेवाओं। वस्तु यानी गुड्स बोला जा सकता है, सेवाएं यानी सर्विसेज बोला जाता है। वस्तु को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसे गुड्स कहते हैं, और सेवाओं को इंग्लिश में हम लोग सर्विसेज कहा जाता है। याद रखिएगा, सर्विसेज कहा जाता है। तो गुड्स एंड सर्विसेज की उपयोगिता, यूटिलाइज्ड
की अथवा मूल्य में वृद्धि करने से में है। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इन बातों को याद रखिएगा। उत्पादन के घटक ये बार बार पूछे गए हैं कि उत्पादन के कौन कौन से घटक होते हैं। इन पांचों घटक को आपको याद रखना होगा। कौन कौन सा? तो पहला आपको आ जाएगा भूमि, दूसरा आपका आ जाएगा श्रम, तीसरा आपका आ जाएगा पूंजी, चौथा आपका हो जाएगा संगठन और पांचवा उद्यमिता। ये पांचों जो है वो उत्पादन के घटक है, ये उत्पादन यानी प्रोडक्शन के घटक हो जाएंगे। आगे दिया गया है विनिमय क्या होता है। विनिमय यानी एक्सचेंज, विनिमय यानी एक्सचेंज पहले के जमाने में क्या होता था, जब हमें उम्मीद है 2005 या 10 नहीं बोला जा सकता, 2000 के आसपास में गांव वगैरह में बताया जाता है कि लोग क्या करते, जब दुकान जाते थे ना तो पैसे लोगों के पास नहीं हुआ करता था, तो क्या करते, सामानों को एक्सचेंज किया करते थे। हमारे साथ भी जब हम भी बचपन में छोटे जब थे बहुत, तो हम लोग भी गांव में यही काम करते थे। हम लोग दुकान से, हमारे पास पैसे उतने नहीं हुआ करते थे, तो हम लोग भी क्या करते थे कि सामानों को एक्सचेंज करके सामान खरीदते थे। उसी चीज़ के बारे में हम लोग को यहाँ पे जानना भी है। कहा गया है कि विनिमय वह क्रिया है जिसमें किसी वस्तु या उत्पादन के साधनों का क्रय विक्रय किया जाता है। क्रय और विक्रय, क्रय यानी खरीदना और विक्रय यानी बेचना, अधिकांश मुद्रा द्वारा किया जाता है। कहा गया कि अब इस चीज का इस्तेमाल हम लोग मुद्रा के द्वारा करते हैं, मनी के द्वारा किया जाता है। और कहा गया है कि विनिमय इस क्रिया को कीमत निर्धारण कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कीमत निर्धारण। और यह सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है कि कीमत निर्धारण किसे कहा जाता है। तो कीमत निर्धारण विनिमय की वह क्रिया है जिसमें वस्तुओं या उत्पादन के साधन का क्रय और विक्रय अधिकांशतः मुद्रा के द्वारा किया जाता है। आगे दिया गया है कि विनिमय यानी कीमत के निर्धारण को दो भागों में बांटा गया है। विनिमय को ही कीमत का निर्धारण कहा गया है और इसको दो भागों में बांटा गया है। वस्तु कीमत निर्धारण, इसका संबंध बाजार की विभिन्न दशाओं जैसे पूर्ण प्रतियोगिता, आगे के चैप्टर में आपको पूर्ण प्रतियोगिता पढ़ने को मिलेगा, याद रखिएगा। इकोनॉमिक्स में जैसे जैसे आपको आगे बढ़िएगा ये सारे टॉपिक को आपको पढ़ने को मिलेगा। पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, अपूर्ण प्रतियोगिता, ये सब के बारे में आपको वहां पे जानकारी दी जाएगी। बस हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। दूसरा दिया जा रहा है कि साधन कीमत निर्धारण, यानी पहला है वस्तु के कीमत निर्धारण और दूसरा है आपका साधन कीमत निर्धारण। इसका संबंध उत्पादन के विभिन्न साधनों की कीमत निर्धारण है, जैसे भूमि की कीमत, ब्याज, श्रम की कीमत, पूंजी की कीमत। इस क्रिया को हम लोग वितरण भी कहा जाता है, यानी इसी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी को कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन से भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट यानी निवेश। देखिए हम लोग थोड़ा बहुत इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्डों को हम लोग पकड़ के चलेंगे और जो आपके एग्जाम में आपके लिए काफ़ी काम देने वाला है, याद रखिएगा। कहा गया है निवेश क्या है, तो निवेश वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध भविष्य में वस्तुओं और सेवाओं के लिए पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन से है। चलिए यहाँ पे और अच्छी तरह से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्या दिया गया है। तो निवेश वह आर्थिक क्रिया है यानी जिसका संबंध भविष्य में वस्तुओं और सेवाओं के लिए पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन से है, यानी भविष्य के लिए बोला गया है। फ्यूचर की बात यहाँ पे बताई जा रही है। अर्थशास्त्र के विषय सामग्री विचारधारा भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ से भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किन अर्थशास्त्रियों ने का कौन कौन सा विचारधारा था, और वहां से आपके एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। विचारधारा से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए सबसे पहला जो विचारधारा है वो धन संबंधी विचारधारा है। आपके एमसीक्यू में भी आएगा और साथ ही साथ आपके सब्जेक्टिव प्रश्नों में भी ये लिखने को आता है। तो धन संबंधी विचारधारा यानी वेल्थ कॉन्सेप्ट किसके ने दिया, वेल्थ कॉन्सेप्ट जो दिया गया है वो दिया है एडम स्मिथ ने दिया है, जे.बी. से ने दिया है, वाकर, सीनियर, जे.एस. मिल और अनेक लोगों ने भी इस बात को धन संबंधी विचारधारा को लोगों को बताया है। दूसरा जो बात आती है वो कल्याणवादी और मानव कल्याण विचारधारा है। कल्याणवादी और मानव कल्याण विचारधारा है जिसे हम लोग वेलफेयर कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग वेलफेयर कॉन्सेप्ट के नाम से जाते हैं, जिसको किसके द्वारा दिया गया, तो नाम याद रखिएगा मार्शल, पीगू, कैनन, एली और वेबरिज। ये सब ने क्या दिया है, तो कल्याण संबंधी विचारधारा प्रस्तुत किया है लोगों के सामने।
आगे दिया गया दुर्लभता संबंधी विचारधारा किसके द्वारा दिया गया है, यानी स्कैरसिटी कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है, तो यह दिया गया है रॉबिन्स के द्वारा दिया गया है, विक स्टिक्ड के द्वारा दिया गया है। इन दोनों के द्वारा जो दिया गया है विचारधारा संबंधी, उसका नाम है दुर्लभता संबंधी विचारधारा, और यहां से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बताया गया है हमारे पास सीमित साधन है और असीमित साध्य, जिसके कारण चुनाव की समस्या होती है। देखिए, चुनने की समस्या आपको जानना होगा, चुनने की समस्या आपको जानना होगा, क्योंकि साधन हमारे पास सीमित है। साधन हमारे पास क्या है, सीमित है, और आवश्यकता हमारी बहुत ज़्यादा है। आवश्यकता हमारी क्या है, बहुत ज़्यादा है, और साधन हमारी सीमित है। इसीलिए हमें चुनना होगा किस चीज़ को हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे और किसे हमें कम प्रेफर करना है। ये सारी बातों को आप इकोनॉमिक्स में पढ़िएगा, और इकोनॉमिक्स जनरली आपके मार्केटिंग संबंधी चीज़ों को भी बताता है। जब आप मार्केट जाइएगा, वहाँ पर भी कौन सा वस्तु आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा आपका वस्तु आपके लिए कम इंपॉर्टेंट है, ये सारा चीज़ आप अपने इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के सब्जेक्ट में पढ़ने को आपको मिलेगा। आगे दिया गया है विकास केंद्रित विचारधारा यानी ग्रोथ कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया। चलिए हम लोग जानते हैं कि ग्रोथ कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है, तो यह दिया गया है सैमुअल्सन के द्वारा दिया गया है। ग्रोथ कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है, सैमुअल्सन के द्वारा ग्रोथ कॉन्सेप्ट दिया गया है, याद रखिएगा। इनके अनुसार बताया जाता है कि सीमित साधनों का वितरण तथा आर्थिक विकास दोनों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। चलिए, हमारे पास साधन जो सीमित है और जो हमारी आर्थिक विकास है, दोनों को क्या कर दीजिएगा, मर्ज कर दीजिए, यानी दोनों को एक साथ सम्मिलित कर दीजिए। अर्थशास्त्र की दो प्रकृति होती है, ये भी याद रखिएगा। अब आगे हम लोग अलग अलग टॉपिक को हम लोग बार बार पढ़ेंगे, ये नया टॉपिक है, यहाँ से आपका शुरू हो जाएगा। नेचर के बारे में पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र के क्या नेचर होता है। अर्थशास्त्र के जनरली दो ही नेचर है। कौन कौन सा नेचर है, तो नेचर दो ही होगा सबके पास जी। ऐसे भी जनरली अगर लोगों की बात बोली जाए तो नेचर बोला जाए, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है सभी के पास। हम लोग इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे, दो नेचर के बारे में पढ़ेंगे, एक पॉजिटिव साइंस और नेगेटिव साइंस। सॉरी, नेगेटिव यानी नॉर्मेटिव, नेगेटिव नहीं पढ़ेंगे हम लोग, नॉर्मेटिव पढ़ेंगे, याद रखिएगा। यानी वास्तविक विज्ञान और आदर्श विज्ञान को हम लोग पढ़ेंगे। वास्तविक विज्ञान हम लोग आदर्श विज्ञान को यहाँ पढ़ेंगे, यानी पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस के बारे में पढ़ेंगे। क्या है वास्तविक विज्ञान, क्या है पॉजिटिव साइंस, क्या है। कहा गया है कि एडम स्मिथ, प्रोफेसर जेबी से सीनियर एवं प्रोफेसर रॉबिन्सन जैसे अर्थशास्त्रियों को वास्तविक विज्ञान की श्रेणी में रखा गया। देखिए, जो हमारे पास जो अर्थशास्त्री है जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, उन्हीं का मानना था, उन्हीं का मानना है कि जो अर्थशास्त्र है उसमें दो बातें हैं। एक तो हो जाएगा आपका वास्तविक, जिसे हम लोग पॉजिटिव साइंस करता है, एक हो गया आदर्श, जिसे हम लोग नॉर्मेटिव साइंस। उन्हीं की अलग अलग विचारधारा है, उन्हीं की विचारधाराओं को हमको यहाँ पे पढ़ना है, और यहीं से सवाल आपके एग्जाम में पढ़ते हैं। उनके विचारधारा को वो लोग अपना विचार देके गए, पढ़ना हमें पड़ रहा है, और यहीं से सवाल एग्जाम में आ जाते हैं। तो वास्तविक विज्ञान के बारे में किन्होंने बताया, यानी एडम स्मिथ इसके समर्थक थे, जेबी से सीनियर प्रोफेसर रॉबिन्स, ये सब जो अर्थशास्त्री थे वो वास्तविक ज्ञान के श्रेणी में रखा जाता है। कहा गया है कि वास्तविक विज्ञान वह विज्ञान है, यानी एक तरह से ये साइंस है, विज्ञान है। क्या विज्ञान है, जो समस्याओं को वे जैसी है, यानी एज दे आर, ये देखिए वर्ड ध्यान से देखिएगा, एज दे आर, जैसी जो वस्तुएं जैसी है उसी के रूप में उसका अध्ययन हमें करना चाहिए। उसी के रूप में जो जैसा है उसी के बारे में हम लोग वैसे हम लोग पढ़ेंगे। इसमें केवल कारण और परिणाम का विश्लेषण किया जाता है, मतलब कारण क्या है उसका और उसका विश्लेषण क्या होगा। जब इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं तब कहा जाता है कि यह वास्तविक विज्ञान की शाखा में आ जाता है। उदाहरण के लिए बोला गया है कि यदि कोई व्यक्ति जहर खा लिया हो तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, यानी यहाँ पे कारण दिया गया और विश्लेषण दिया गया। कारण दिया गया क्या, कि उसने जहर खा लिया, और विश्लेषण दिया गया कि इसका क्या परिणाम होगा। परिणाम का विश्लेषण क्या दिया गया, जाहिर सी बात है जहर खा लिया है तो उसकी मृत्यु होने के चांसेज बढ़ जाएंगे या मृत्यु हो भी जाएगी। इसमें कारण और मृत्यु हो जाएगी, इसमें कारण है। इसमें क्या कारण है, भारतीय अर्थशास्त्री में कीमत निरंतर बढ़ती परिणाम। चलिए दूसरा और एग्जाम्पल बढ़ेंगे हम लोग। देखिए दो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। एक तो दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जहर खा ले तो उसकी मृत्यु हो जाएगी,
रीजन बोला गया किसके कारण मृत्यु होगी, तो रीजन दिया गया है जहर कारण, और परिणाम निकल रहा है कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। दूसरा बात बोला जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कीमतें निरंतर बढ़ती रही है, ये परिणाम। चलिए, जैसे जैसे हम डेवलप हो रहे हैं, हमारा जो देश है वो आगे डेवलप जैसे जैसे हो रहा है, हमारे यहाँ आर्थिक जो अर्थव्यवस्था में जो कीमतों का है वो बढ़ता जा रहा है। जाहिर सी बात है इसके पीछे बहुत सारे रीजन भी हैं। ये सारे चीज वास्तविक विज्ञान की शाखा में आ जाते हैं। आगे दिया जा रहा है आदर्श विज्ञान। आते हम लोग नॉर्मेटिव साइंस के बारे में। ये किनका मानना था नॉर्मेटिव साइंस, तो मार्शल, पीगू, किन्स आदि जैसे अर्थशास्त्रियों को आदर्श विज्ञान की श्रेणी में रखा गया है। इसमें होता क्या है, तो इसमें आर्थिक पहलुओं की अच्छाई एवं बुराई के संबंध में विश्लेषण किया जाता है, यानी कौन सा चीज अच्छा है, कौन सा चीज बुरा है, इसका विश्लेषण यहाँ पे किया जाता है। इसमें क्या होना चाहिए, ये सारी जानकारी आपको बताई जाती है। व्हाट आउट टू बी, यानी क्या होना चाहिए, विषय पे जब चर्चा होता है तो यह आदर्श विज्ञान यानी नॉर्मेटिव साइंस के टॉपिक के अंतर्गत आ जाता है। एग्जाम्पल के अगर पूछा जाए तो भारत में बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए क्या, अभी हमने पीछे पॉजिटिव साइंस में क्या पढ़ा था कि भारत में निरंतर जो है वो वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है। अब उसका क्या समाधान हो सकता है वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ न कुछ कदम उठाने होंगे, चाहे वो हम हो, चाहे वो आप हो, चाहे हमारा देश की सरकार हो, कुछ न कुछ कदम उठाने चाहिए इसकी रोकने के लिए। तो भारत में बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए जो कदम उठाने चाहिए उसको हम लोग आदर्श विज्ञान के रूप में हम लोग जानते हैं, यानी उस चीज को बचने का क्या उपाय है, ये उपाय बताएगा हमारा आदर्श विज्ञान बताएगा। कहा गया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं, ये आपके एग्जाम में लिखने को आती है। याद रखिएगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं आपके एग्जाम में लिखने को आता है। विशेषताएं क्या है, तो व्यक्तिगत आर्थिक इकाई का अध्ययन। इसमें होगा क्या, पहले ही बार में आपको हमने बता दिया है। इसमें हम लोग किसी पर्सनल यानी किसी एक व्यक्ति के बारे में जानते हैं। तो कहा गया कि व्यक्तिगत आर्थिक यानी अलग अलग लोगों की आर्थिक स्थिति क्या है, उसका जब हम लोग अध्ययन करते हैं तब इसे हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र में, यानी एक साथ पूरे समाज का नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति और बारी बारी से हर एक व्यक्तियों का जब हम लोग उसके अध्ययन करते हैं तो उसे हम लोग व्यक्तिगत आर्थिक इकाई के रूप में जानते हैं। ये बहुत ही सूक्ष्म चर का अध्ययन करता है, यानी बहुत छोटी चीज़ों के बारे में बताता है। साथ ही साथ व्यक्तिगत कीमतें निर्धारण का अध्ययन, ये भी जो है, यानी जैसे जैसे व्यक्तिगत और सूक्ष्म दो वर्ड ही पकड़ लीजिएगा तो आपका यहाँ एग्जाम अच्छा से चला जाएगा। एक पकड़ लीजिए व्यक्तिगत जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, और एक हो जाएगा आपका अति सूक्ष्म। ये दोनों जो चीजें हैं वर्ड पकड़ लीजिएगा, आपका यहीं से पकड़ा जाएगा एग्जाम में। आगे है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र या सिद्धांत एवं उनकी शाखाएं। चलिए देखते हैं उसके सिद्धांत के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, कौन कौन सी उसके ब्रांचेज है, शाखाएं हैं, ये सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। बताया गया है कि वस्तु कीमत निर्धारण सिद्धांत, मांग का सिद्धांत और लागत तथा उत्पादन का सिद्धांत है। यानी कहा गया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र, सिद्धांत और उसकी शाखाएं क्या है। तो सबसे पहले दिया गया है कि वस्तु कीमत निर्धारण सिद्धांत। पहला जो हम लोग को जानना है कि वस्तु कीमत निर्धारण सिद्धांत, जिसमें मांग सिद्धांत और लागत सिद्धांत और उत्पादन सिद्धांत कहलाता है। साधन कीमत निर्धारण, जिसमें मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ के बारे में आपको जानना होगा। और आर्थिक कल्याण का सिद्धांत, यानी लोगों को कैसे अच्छा व्यवहार अच्छा किया जाए उसके बारे में हमें जानना होगा। अब हम बारी बारी से आते हैं। कहा गया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस हम लोग जानते हैं, क्यों हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं, क्या इसकी जरूरत है हमें। आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, हम इकोनॉमिक्स आपको पढ़ा रहे हैं, क्या इसकी ज़रूरत है, और इसी चीज़ों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जिस चीज़ के बारे में आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्या उससे आपको क्या लाभ होने वाला है, क्या आपको प्रॉफिट होने वाला है, ये बताया जा रहा है। तो कहा गया है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ज्ञान के लिए पहले तो जो चीज़ के बारे में आप पढ़ रहे हैं उसको ज्ञान आपको होगा। सबसे पहला यही होगा कि उस चीज़ का आपको क्या हो जाएगा, ज्ञान होगा। जैसे आज हमने पढ़ा है तभी तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये एक हमें ज्ञान हुआ, तभी तो हम भी आपको ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहा गया कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के ज्ञान के लिए। दूसरा है आर्थिक समस्याओं का निर्णय में सहायक। अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे रहिएगा, आप किसी चीज़ को ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़े रहिएगा, तो उस चीज़ के बारे में जब आपसे पूछा जाए और उसके बारे में जब या तो समस्या उत्पन्न हो तो आप उसका आसानी से निर्णय ले सकते हैं।
आप उसका आसानी से क्या कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। जब उसके बारे में आपको जानकारी रहेगी, आप उसका निर्णय खुद ले सकते हैं, आपको दूसरों पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं रहेगी। जैसे मान लीजिए कि हम मैथ ही पढ़ रहे हैं और 2 और 2 हमको 4 होता है, आप लोग जानते हैं। तो कहा गया कि जब हमको इसके बारे में पता ही रहेगा तब हमको दूसरे से पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। तो उसी तरह से इकोनॉमिक्स है कि जब इस क्षेत्र में कोई समस्या उत्पन्न हो जाएगी, आप इकोनॉमिक्स पढ़े रहिएगा, आप उसका आसानी से उसका क्या कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। आर्थिक नीति के निर्धारण में एक अपना नीति भी बना सकते हैं, एक अपना पॉलिसी भी आप बना सकते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, कैसे करना है, ये सारा रणनीति आप तैयार कर सकते हैं जब आप उसके बारे में जाने हुए रहिएगा, जब आप उसके बारे में पढ़े हुए रहिएगा। व्यवहारिक अर्थशास्त्र के ज्ञान के संबंध में देखिए, जितना ज़्यादा पढ़े लिखे रहिएगा, जितना ज़्यादा जानकारी प्राप्त होगा, जाहिर सी बात है कि आपके व्यवहार में बदलाव आ जाएगा। आपका बोलने का, आपका रहने का, सारे चीज़ में अच्छा, लोग समाज में आप बेहतर की ओर बढ़ते चले जाइएगा। क्यों? क्योंकि जब आप पढ़ाई कीजिएगा तो बहुत सारे चीज़ों के बारे में आपको वहाँ पे जानकारी मिलती है, समाज में आपका नाम भी होगा, ठीक है। इसके अलावा पूंजीवादी प्रणाली की कार्य प्रणाली के ज्ञान में सहायता। आप लोग देखते हैं कि आज पढ़े लिखे लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। तो उसी तरह से कि पूंजीवादी प्रणाली में, यानी जब आप इकोनॉमिक्स पढ़िएगा तो पूंजीवादी वाले जो भी चीज़ें होंगी उसमें आपको पहला महत्व दिया जाएगा, इकोनॉमिक्स वाले फील्ड में आपको ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। तो जैसा आपने देखा यहाँ पे कि हमें इकोनॉमिक्स पढ़ने से क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। आगे दिया गया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिसीमाएं, कुछ ना कुछ लिमिट, देखिए हर एक चीज़ों का लिमिटेशन है। आप अपने घर में भी रहते हैं तो बहुत सारे चीज़ों के लिए छूट भी दिया गया और बहुत सारी चीज़ों का आपके ऊपर लिमिटेशन भी लगाया जाता है। तो जब हम सब्जेक्ट किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उसके लिमिटेशन को भी, आप केमिस्ट्री पढ़िएगा ना, केमिस्ट्री में बहुत सारे लिमिटेशन पढ़ने को मिलता है। जब आप 11th-12th के केमिस्ट्री को पढ़िएगा तो वहाँ पे भी आपको लिमिटेशन पढ़ने को मिलता है, फिजिक्स में लिमिटेशन पढ़ने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं लिमिटेशन भी है, बायोलॉजी में भी आपको लिमिटेशन पढ़ने को मिलेगा। तो क्या है लिमिटेशन? तो कहा गया है कि समग्र नहीं बल्कि अंश का अध्ययन। पहला तो यही है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अगर लिमिटेशन की बात बोली तो पहला है कि आपको पूरे चीज़ों को नहीं जानना है, बस एक छोटी छोटी चीज़ों को जानना है। क्या इसके बारे में जानना है? एक छोटी छोटी चीज़ों, यानी एक समग्र नहीं बल्कि एक अंश, यानी उसके सबसे बड़े रूप को नहीं, एक छोटे से उसके पार्ट के बारे में आपको यहाँ पे अध्ययन। तो एक लिमिटेशन हो गया, हमने पूरा न पढ़ करके हमने थोड़ा सा पढ़ा। दूसरा है अपर्याप्त विश्लेषण। जब आप छोटे चीज़ों को जब पढ़िएगा तो विश्लेषण भी आपको थोड़ा सा ही मिलेगा, यानी उसका एक्सप्लेनेशन में भी आपको थोड़ी सी ही जानकारी आपको मिलने वाली है। दूसरा है अवास्तविक मान्यता पर आधारित, यानी वो चीज़ वास्तविक है या अवास्तविक है इसकी मान्यता पे भी आप वो आधारित होगा। और मुक्त व्यापार के लिए विचार पर आधारित यहाँ पे दर्ज, यानी मुक्त व्यापार के लिए विचार पर आधारित। ये सारे चीज़, ये सब लिमिटेशन है और आपके एग्जाम में लिमिटेशन लिखने को आता है बार बार कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के परिसीमाएं लिखिए, यानी लिमिटेशन को लिखिए, यानी कहाँ तक वो सीमित है उसके बारे में लिखिए, और ये आपके सब्जेक्टिव का पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अब हमने ये सारे चीज़ों को पढ़ लिया, अब आते हैं हम लोग चैप्टर पे क्या दिया गया है। तो कहा गया है कि अर्थव्यवस्था, यानी देखिए हमने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, अर्थशास्त्र पढ़ा है, अब हम लोग इकोनॉमी पढ़ेंगे यानी अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। तो अर्थव्यवस्था क्या है? तो कहा गया है कि आर्थिक क्रियाओं का व्यवहारिक अध्ययन को हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं और आर्थिक क्रियाओं को सैद्धांतिक अध्ययन को हम लोग अर्थशास्त्र करते हैं। पहले हम दोनों में अंतर क्या है इसको जान लेते हैं। दोनों में अंतर क्या है? अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है? तो कहा गया कि एक को हम लोग प्रैक्टिकल के रूप में जीते हैं और एक को हम लोग थ्योरी के रूप में जीते हैं। आपने कंप्यूटर में पढ़ा होगा, एक होता था प्रैक्टिकल, एक होता है थ्योरी। प्रैक्टिकल जो कंप्यूटर पे जो हम लोग काम करते हैं उसे हम लोग प्रैक्टिकल कहते हैं, और जो हम लोग उस चीज़ का जब नोट्स बनाते हैं, जब अपने नोटबुक में उस चीज़ को हम लोग नोट डाउन करते हैं, जैसे आप इस चीज़ को नोट डाउन जब करिएगा अपने कॉपी में, तो ये जनरली थ्योरी का पार्ट आ जाता है। तो कहा गया है कि जब किसी चीज़ को आप जिएगा, उस चीज़ को जीने की कोशिश कीजिएगा, यानी कहा गया है कि उस चीज़ को अपने व्यवहार में ला दीजिएगा। जब आप उस चीज़ को अपने व्यवहार में ला दीजिएगा तो वो इकोनॉमी बन जाएगा। और जब उस चीज़ को आप अध्ययन करिएगा, सिर्फ पढ़ाई करिएगा नहीं, जैसे हमने किसी चीज़ को पढ़ा
किसी चीज को हमने पढ़ा तो वो हमारा थ्योरी हो गया, लेकिन अब उस चीज को हम पढ़ करके वैसा ही हम बन गए तो वो हमारा प्रैक्टिकल हो गया। यही तो सिंपल सा चीज है। इकोनॉमिक्स ज्यादा हार्ड है नहीं, बस लोगों को लगता है कि बहुत हार्ड है। जब आप एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में सिस्टमैटिक ढंग से जब आप पढ़ाई कीजिएगा तो आपको ये काफी आसान आपको देखने को मिलेगा। कहा गया है तो आपको समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमी किसे कहा जाता है और इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है। जब आप उस चीज को जिएगा, अपने जीवन में उस चीज को लागू कर दीजिएगा तो वो आपका प्रैक्टिकल यानी इकोनॉमी हो गया। और जब उस चीज को आप एक नोटबुक और एक कॉपी तक ही सीमित रख दीजिएगा, आम भाषा में बताया डायरेक्टली जैसे हमने बोला उसी चीज़ को लिख नहीं दीजिएगा, जो आपके बोर्ड पे जो लिखा गया इस चीज़ को लिखिएगा। बस हम आपको समझा रहे हैं कि किस तरह से हमें इस चीज़ को अपने जीवन से जोड़ करके समझना है ताकि आपको पढ़ने में आसान और पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगे। अब अर्थव्यवस्था के कौन कौन से प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला प्रकार जो है वो पूंजीवादी है, जिसको हम लोग बाजार अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। पूंजीवादी शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, पूंजीवादी और समाजवादी और मिश्रित जो है ये यूरोपियन देशों की देश है। यूरोपियन देश बोल सकते हैं, अमेरिका वगैरह का भी, क्योंकि अमेरिका जो है वो जनरली पूंजीवादी है, रूस जो है वो समाजवादी, और जो हमारा भारत है वो आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था के पार्ट आ जाए। इन सब चीज़ों को हम लोग देखते हैं क्या है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसे हम लोग बाजार अर्थव्यवस्था यानी मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। मार्केट इकोनॉमी को ही हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। कहा जाता है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी, पहला ये हो गया। तीन हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि तीन प्रकार के होते हैं। दूसरा हो गया समाजवादी अर्थव्यवस्था, इन सभी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यहीं पे भी तुरंत हम लोग पढ़ने वाले हैं, सभी चीज़ों को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी। तो आते हैं देखते हैं क्या है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। चलिए इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं है क्या पूंजीवादी। इसमें उत्पत्ति के सभी साधनों पर निजी व्यक्ति का स्वामित्व व नियंत्रण होगा। कहा गया है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होगा, तो कहा जाता है कि जब किसी भी चीज़ों पे किसी एक व्यक्ति का प्रश्न बोल सकते हैं या किसी एक कंपनी का महत्व आ जाए, यानी उसका खुद का चीज़ हो जाए, जब वो स्वामित्व हो जाता है, जब उत्पत्ति के सभी साधन पे उसी का केवल अधिकार होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। आर्थिक क्रियाओं का संचालन निजी हित के लिए होता है। अब किसी व्यक्ति को किसी चीज़ का आप संचालन दे दीजिएगा तो वो अपने ही बारे में सोचेगा, आपके बारे में वो नहीं सोचेगा। और इस तरह के सोच को हम लोग पूंजीवादी सोच कहते हैं, यानी अपना ही लाभ जानना। लोग क्या हो रहा है, लोगों को क्या हुआ नहीं हुआ, कोई उसको मतलब नहीं है, बस उसका लाभ होना चाहिए, उसको प्रॉफिट होना चाहिए, उसके लिए वेलफेयर होना चाहिए, दूसरों के लिए क्या होना हो। तो वैसी स्थिति को, वैसी अर्थव्यवस्था को हम लोग बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। और ये कहाँ मिलेगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऐसे देशों में आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ज़्यादातर देखने को मिलेंगी। तो एग्जाम्पल अगर आपसे पूछेगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस किस देश में लागू है, अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा, ये तीन नाम आपको याद रखना होगा। इसमें मांग और पूर्ति का निर्णय बाजार की शक्तियां करती है, यानी मार्केट के लोग करेंगे। सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार के हाथ में कुछ है ही नहीं, बस पूंजीपतियों के हाथ में दिया गया है, यानी मार्केट के हाथ में, क्योंकि मार्केट उनके अंदर चल रहा है। यहाँ पे मार्केट का मतलब वही समझिए कि मार्केट जो है पूंजीवादियों के हाथ में चला गया है। तो सारा शक्ति जो भी उस पर नियंत्रण होगा, कंट्रोल होगा, कीमत कब बढ़ाना है कब घटाना है, वो सीधे उनके हाथ में रहेगा। और जनरली वो लोग कीमत तो घटाए नहीं। अभी हाल ही में जो शादी हुआ, आपने दिएगा जियो के बारे में आपने सुना ही होगा, अंबानी की बेटा या बेटी किन्हीं की शादी हुई तो जियो का रेट बढ़ गया। पूंजीवादी है ना, यानी कहा गया कि उनके हाथ में था, जियो के मालिक वो है, उन्होंने उस चीज़ को क्या कर दिया, दाम बढ़ा दिया, शादी वो कर रहे हैं, पैसा हमको भरना पड़ रहा है। तो इसमें मांग और पूर्ति का निर्णय बाजार की शक्तियां करती है। और 1776 में एडम स्मिथ ने एक किताब लिखा था वेल्थ ऑफ नेशन, उन्होंने उसमें अहस्तक्षेप का सिद्धांत दिया था। इस वर्ड को याद रखिएगा और इस वर्ड से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। अहस्तक्षेप यानी लेजेस फेयर थ्योरी पूछा जाता है कि लेजेस फेयर थ्योरी किसके द्वारा दिया गया, तो अहस्तक्षेप का सिद्धांत जो है वो एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया 1776 में। पुस्तक का नाम वेल्थ ऑफ नेशन, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर
पुस्तक में इस बात को बताया गया है। अब इसकी विशेषताएं क्या है? विशेषताएं आपको बार बार एग्जाम में पूछी जाएंगी, यानी फीचर्स, विशेषताएं यानी फीचर्स पूछे जाते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की क्या क्या फीचर्स है। पहला फीचर यही है कि प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन होगा। चलिए, इसमें क्या होगा? विशेषताएं, कंपटीशन होगा। पूंजीवादी चीजों में क्या होगा? कंपटीशन होगा। वो बेहतर है, उससे हम ज्यादा बेहतर होंगे, तो ये एक अच्छी चीज भी बोला जा सकता है। देखिए, किसी भी चीज के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। तो यहाँ पे तो अच्छा दिया जा रहा है कि लोगों के बीच में, यानी जो पूंजीपति है उनके बीच में कंपटीशन होगा। मेरा सामान इतना बिकना चाहिए, वो सोचेगा नहीं उससे ज़्यादा हमारा सामान सेल होना चाहिए। तो लोगों के, यानी पूंजीपतियों के बीच में क्या हो जाएगा? कंपटीशन शुरू हो जाएगा। उद्देश्य अधिकतम लाभ का, पर्पस क्या रहेगा? सभी पूंजीपतियों का एक ही पर्पस है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपका भी एक ही पर्पस होगा। आपके माता पिता या कोई भी लोग जो आपके जानकारी में है, अगर वो बिजनेस करते हैं तो उनसे पूछिएगा कि आप बिजनेस का मेन पर्पस क्या है, तो कहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, पैसे कमाना। तो पर्पस क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा उनको लाभ हो सके। तीसरा दिया जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता। वो स्वतंत्र है, फ्री रहेंगे। जब कोई चीज़ आपके अंडर में है तो आप आज़ाद है ना, आप किसी के तो अंडर में काम कर नहीं रहे हैं, तो आर्थिक स्वतंत्रता रहिएगा। उपभोक्ता के पास विकल्प, उपभोक्ता के पास विकल्प, यानी कहने का मतलब है कि जो कंज्यूमर है उसके पास, जब पूंजीपति अर्थव्यवस्था जब लागू हो जाएगी तो लोगों के पास विकल्प बढ़ जाएगा। कैसे विकल्प बढ़ जाएगा? तो जब कंपटीशन बढ़ेगा तो विकल्प आपके सामने भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। आर्थिक असमानता, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी हो जाएगी। कैसे? तो अमीर लोग अमीर होता जा रहा है और गरीब लोग गरीब होता चला जाएगा। ठीक है, तो आर्थिक असमता, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी भी बढ़ती चली जाएंगे। दोनों के बीच में जो गैप है वो बढ़ते चले जाएगा। कहां पे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं में। आगे दिया गया कीमत यंत्र, यानी प्राइस मैकेनिज्म, ये भी देखने को आपको मिलेगा और यहां से भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसे हम लोग नियंत्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। दूसरा टॉपिक था कि समाजवादी यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी या कंट्रोल इकोनॉमी किसे कहा जाता है। इसे हम लोग समाजवादी बोल सकते हैं या नियंत्रित। जैसे आपको पता चल रहा है नियंत्रित यानी किसी के कंट्रोल में होगा। तो जो हमारी अर्थव्यवस्थाएं हैं जब सरकार के नियंत्रण में आ जाएगी, जब आप मार्केट जाइएगा और जब उस पर रेट जो है वो सरकार जब तय करना शुरू कर देगी, तो वैसे अर्थव्यवस्था को हम लोग बोल सकते हैं कि सोशलिस्ट अर्थव्यवस्था, सामाजिक अर्थव्यवस्था कहा जाता है। कहा गया है कि इसमें उत्पत्ति के सभी साधनों पर सरकार का नियंत्रण होगा, यानी वहां जिसकी सरकार है उसका जब वस्तुओं पे सरकार का नियंत्रण हो जाएगा तब वैसी अर्थव्यवस्था को हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था या नियंत्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कीमत, स्वामित्व, नियंत्रण, ये सभी पे किसका हो जाएगा? तो ये सभी पे समाज का हो जाएगा, यानी सरकार का हो जाएगा। देश का नाम पूछेगा, याद रखिएगा। इन तीनों देशों को 3 एग्जाम्पल वहां दिए, 3 नाम आपको हमने यहाँ पे भी दिया। क्यूबा, रूस और वियतनाम, ये 3 देश जो हैं आपको, इसके अलावा और भी देश आपको मिलेगा। यहाँ पे 3 नाम जो एग्जाम में ज़्यादातर इन तीनों नाम से सवाल पूछे गए हैं। क्यूबा, रूस, वियतनाम। सब्जेक्टिव में भी सवाल पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी सवाल पूछे जाते हैं। रूस ज़्यादातर याद रखिएगा। रूस कैसा देश है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का देश है रूस। अमेरिका कैसा है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का देश है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादक कार्ल मार्क्स ने किया था। चलिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो प्रतिपादक है वो किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया कार्ल मार्क्स द्वारा। और यहाँ से तो सवाल आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। कहा गया कि 1867 में इन्होंने एक पुस्तक लिखा है और ये पुस्तक का नाम है दास कैपिटल। याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स का सबसे अगर महत्वपूर्ण पुस्तक पूछा जाएगा जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है, दास कैपिटल। और सिर्फ बोर्ड में ही नहीं पूछा गया, ये कंपटीशन वाले लगभग सभी एग्जाम में यहाँ से एक सवाल जरूर पूछे जाते हैं कि दास कैपिटल पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया या कार्ल मार्क्स ने कौन सी पुस्तक लिखी। ऑप्शन में आपको दास कैपिटल देखने को मिलेगा। कब लिखा? 1867 में। यहाँ से सवाल आपके 12th के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ईयर जो है जनरली आपको 12th के एग्जाम में पूछे, कंपटीशन में भी ईयर पूछा जाता है।
यहाँ से थोड़ा सा हो सकता है कम पूछा जाए, लेकिन ये पुस्तक का नाम बार बार पूछा जाता है। 1917 में रूस की क्रांति, जिसे बोल्शेविक क्रांति या लेनिन की समाजवादी क्रांति कहा जाता है, ये वहीं से समाजवादी अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई है। समाजवादी अर्थव्यवस्था की शुरुआत जनरली यहाँ से आपको देखने को मिलेगा 1917 के रूस की क्रांति से। और रूस की क्रांति आप तो 12th क्लास में पढ़ ही रहे होंगे। रूस की क्रांति जिसे बोल्शेविक क्रांति या लेनिन की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था की फीचर क्या है, चलिए इसके भी विशेषताओं को हम लोग जान लेते हैं। क्या 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 विशेषताएं हैं? बाजार प्रतिस्पर्धा का अभाव, यहाँ पे लैक ऑफ मार्केट कंपटीशन होगा, यानी यहाँ पे मार्केट में कोई कंपटीशन। क्यों नहीं कंपटीशन होगा? क्योंकि सरकार ने रेट तय कर दिया। जब रेट तय कर दिया तो उसी रेट पे आपको बेचना है, उसी रेट पे आपको बेचना है। आप किसी भी दुकान में जाइएगा, कोई वस्तु खरीदने जाइएगा, सब जगह एक ही रेट मिलेगा, तो यहाँ पे कंपटीशन होगा नहीं। आपको जो पहला दुकान मिल जाएगा या आपका जान पहचान का दुकान मिल जाएगा, वहीं से आप खरीद लीजिएगा। ठीक है, तो पहला हो गया कि बाजार की प्रतिस्पर्धा का अभाव, लैक ऑफ मार्केट कंपटीशन हो जाएगा। दूसरा दिया जा रहा है उद्देश्य जन कल्याण। सरकार का पर्पस क्या है, क्यों रेट को तय कर दिया? तो लोगों का भला हो सके, लोगों का भला हो सके, यानी पब्लिक वेलफेयर के लिए कर दिया कि हम इस चीज का रेट ज्यादा बढ़ने नहीं देंगे। केंद्रित आर्थिक नियोजन, सेंट्रल इकोनॉमिक प्लानिंग, यानी उस चीज पे जो भी प्लान होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कहने का मतलब है कि केंद्र उस पर निगरानी करेगा, उसका नियोजन करेगा। और बाजार कीमत के स्थान पर प्रशासनिक कीमतें, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस इंस्टेड ऑफ द मार्केट प्राइस, यानी वहां पे बाजार की कीमत, यानी पूंजीवादी में हमने कैसा कीमत पढ़ा था? बाजार कीमत पढ़ा था। तो बाजार की अब कीमत उस पर नहीं रहेगी, अब कीमत हो जाएगी प्रशासनिक कीमतें, यानी प्रशासन उस चीज को तय करेगा। यानी प्रशासन कहने का मतलब हो गया कि आपकी और हमारी सरकार तय करेगी, इंस्टेड ऑफ किसके? मार्केट प्राइस के। और पांचवा हो जाएगा आर्थिक समानता, लोग इक्वल होंगे, आर्थिक इक्वलिटी हो जाएगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए आते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी पे। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? कहा गया कि एक ऐसी व्यवस्था जहां पे पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का हस्तक्षेप हो, दोनों का वहां पे क्या होगा? हस्तक्षेप होगा। पूंजीवादी की भी और समाजवादी यानी सरकार का भी हस्तक्षेप होगा। वैसी अर्थव्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। कहा गया कि इसमें सार्वजनिक, सार्वजनिक मतलब समाज, और निजी का मतलब पूंजीवादी, याद रखना है। दोनों का मिश्रण जहां होता है उसे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और अधिकांश मिश्रित अर्थव्यवस्था मार्केट अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, यानी इसे मार्केट इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। कहा गया कि भारत मार्केट इकोनॉमी भी कहा जाता है, जैसे भारत, मलेशिया और फ्रांस, ये तीन जो देश हैं, इसके अलावा और भी देश आपको मिलेगा जहां पे क्या है? तो मिक्स्ड अर्थव्यवस्था है, यानी मिक्स्ड इकोनॉमी आपको देखने को मिलेगा। अब मिक्स्ड इकोनॉमी में एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि यहां से सवाल जो है वो बार बार पूछे जाते हैं। और साथ खास करके आपको एक चीज और याद रखना है, ध्यान में देना है, भारत। ठीक है, जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हमारा देश जो है वो कैसी अर्थव्यवस्था को फॉलो करता है? तो हमारा देश जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करता है। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और इसके बाद जो जानने वाला चीज जो है वो प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जानने वाला चीज है। अब प्रथम विश्व युद्ध में क्या यहाँ पे जानने वाला चीज है? तो कहा गया है कि प्रथम विश्व युद्ध शुरुआत कब से कब तक हुई? ये सवाल आपके हो सकता है इकोनॉमिक्स में ना पूछा जाए, हिस्ट्री में पूछा जाए, तो भी जान लीजिए। सारे जो विषय है ना वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कनेक्ट जरूर होंगे। तो कहा गया है कि इसका इकोनॉमिक्स में क्या काम है, आगे हम लोग देखेंगे कि इसका इकोनॉमिक्स में क्या है। तो कहा गया है कि प्रथम विश्व 1914 से 1918 में जब हुआ था तो कहा गया है कि मंदी की शुरुआत वहां से हो गई, मंदी की शुरुआत हो गई। जाहिर सी बात है कि किसी देश में अगर युद्ध होगा उसकी आर्थिक स्थिति खराब होने वाली है, चाहे वो देश कितना भी अमीर क्यों ना हो, उसके पास कितना भी अपने आप को डेवलप करने की क्षमता क्यों ना हो, उसकी आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं डगमगाएगी, खराब जरूर होगी। और वही स्थिति हुआ 1914 से 1918 के बीच जब विश्व दो भागों में बट गया तो विश्व में मंदी की शुरुआत हो गई। क्यों हो गए? क्योंकि जब युद्ध होगा, युद्ध के मैदान जब होंगे, युद्ध होता रहेगा पूरे विश्व में, कौन अपनी कंपनियां खोल के बैठेगा? कौन एग्रीकल्चर करेगा? कौन घर से बाहर निकलेगा?
जाहिर सी बात है इसकी कमी होगी, और जब इसकी कमी होगी तो हमारे देश या विश्व में क्या होगी, मंदी की शुरुआत हो जाएगी। और 1929 पहुंचते पहुंचते, कब 1929 तक पहुंचते पहुंचते क्या हो गया, ये महामंदी के रूप में कन्वर्ट हो गया, महामंदी, और जिसे इंग्लिश में हम लोग ग्रेट डिप्रेशन के रूप में जानते हैं। पूछा जाता है कि ग्रेट डिप्रेशन कब आया था, 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था। और ये एग्जाम में सवाल बार बार पूछा गया है, सिर्फ बोर्ड के एग्जामों में नहीं पूछा जाता है, ये कंपटीशन के एग्जामों में भी, प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछा जाता है। कहा गया कि जॉन मेनार्ड किन्स ने अपनी एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, और इस पुस्तक में इन्होंने इसके बारे में यानी ग्रेट डिप्रेशन के बारे में चर्चा किया है, अच्छी तरह से वहाँ पे बताया है। तो ये भी पुस्तक का नाम आपको जानने के लिए ज़रूरी क्या है यहाँ से, तो यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, ग्रेट थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, तो यह लिखा गया जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा लिखा गया। आगे दिया जा रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, विशेषताएं यानी फीचर्स आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला फीचर है उद्देश्य है इसका जन कल्याण, यानी पर्पस क्या है, क्यों हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो सबसे मेन पर्पस जो है वो पब्लिक का वेलफेयर है। सबसे मेन पर्पस क्या है, पब्लिक का वेलफेयर हो जाएगा। कहा गया दूसरा कल्याणकारी राज्य, जब लोग बेहतर होते जाएंगे, लोग अच्छे होते जाएंगे, लोगों का कल्याण होता जाएगा, तो धीरे धीरे हमारा राज्य भी कल्याण की ओर बढ़ जाएगा, और कल्याणकारी राज्य जब बन जाएगा तो हमारा देश भी कल्याणमय हो जाएगा। तीसरी है आर्थिक नियोजन प्लस कीमत यंत्र, यानी इकोनॉमिक प्लानिंग प्लस प्राइस इकोनॉमी, इन दोनों चीज़ों जो हैं ये हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को बताता है। समाज में न्याय की जरूरत, यानी सोशल जस्टिस होना शुरू हो जाएगा, समाज में लोगों को न्याय मिलेगा, जो कि अभी देखने को मिल रहा है कि नहीं न्याय मिल पा रहा है, लेकिन कहा गया है कि जल्द ही उसे न्याय भी मिलेगा। यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था में आपको समाज का न्याय देखने को मिलेगा। और सीमित प्रतियोगिता, कंपटीशन हमारे यहाँ लिमिटेशन हो जाएगी, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो कंपटीशन होगा वो लिमिटेशन में रहेगा। आर्थिक समस्याएं क्या है, चलिए आर्थिक समस्याओं को हम लोग जानते हैं। कहा गया है कि मानवीय आवश्यकता सीमित है और संतुष्ट करने के लिए मानव के पास साधन सीमित है। जाहिर सी बात है हमारी आवश्यकता असीमित है, असीमित का मतलब खत्म ही नहीं हो सकता है, एक के बाद आपकी आवश्यकता, एक के बाद एक आपकी आवश्यकताएं बढ़ती चली जाएगी। आज मेरे पास साइकिल है, कल मोटर बाइक होनी चाहिए, परसों कार होनी चाहिए, यानी आवश्यकताएं जो है आदमी की कभी भी खत्म नहीं होती है, लेकिन साधन तो हमारे पास सीमित है, साधन तो हमारे पास सीमित है। तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमारे पास साधन जो है वो सीमित है और हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित है। तो सबसे पहली यही बात आ जाती है। कहा गया कि एक अर्थशास्त्री हैं, कहा गया कि एक अर्थशास्त्री है जिनका नाम है एरिक रोल, उनके अनुसार क्या बताया जा रहा है, एरिक रोल के अनुसार बताया जा रहा है कि समस्याएं मूलतः चयन की समस्या होती है, यानी आर्थिक समस्या जो है वो एक तरह का चयन का समस्या है। आर्थिक समस्या कैसी समस्या है, चयन की समस्या है, जिसमें वैकल्पिक उपयोगों वाले सीमित संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन आपको दिया जाएगा। जब ऑप्शन आपके पास ज़्यादा रहेगा तो आपको चूज करने में दिक्कत होगा। जब आप कंपटीशन लाइन में जाइएगा या बोर्ड का एग्जाम दीजिएगा तो जब आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जब आपको ऑप्शन की संख्या 4 रहेगी और जब ऑप्शन की संख्या 2 रहेगी, तो बताइए आपको कहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, जहाँ पे ऑप्शन ज़्यादा है, क्योंकि 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन आपका सही है। यानी कहने का मतलब है अगर इसको परसेंटेज के रूप में डाला जाए तो यहाँ पे पास होने के आपके पास मात्र 25% है और यहाँ पे पास होने के लिए आपके पास 50% ऑप्शन है। तो कहा गया कि जब आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है कि आपको चूज करने की समस्याएं बढ़ जाएगी, ऑप्शन कम होगा, चूज करने की समस्याएं भी कम हो जाएगी। तो यही बताया गया है कि एरिक रोल के अनुसार समस्या जो है वो चयन की समस्या है। और चयन की समस्या कैसी है, तो जब आपके पास उपयोग करने वाले सीमित साधनों का प्रयोग करने का वैकल्प रहेगा तो आपको चयन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। उसी तरह से एक और हमारे अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है लेफ्टविच।
इनके अनुसार जो कहा गया है कि विभिन्न आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित साधनों का कुशलतम प्रयोग। कहा गया है कि जब हमारे पास साधन सीमित है तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा कैसे उपयोग किया जाए, ये एक समस्या उत्पन्न होगी। अगर आपको कोई चीज़ के बारे में बताया जाए तो कहने का मतलब सिंपल वे में यही बोल सकते हैं कि जो आपके पास जो साधन है उसका आप कैसे अच्छा से अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं। ये आपके लिए एक सोचने की समस्या जरूर उत्पन्न होती है कि कैसे इस चीज़ को हम बेहतर बना सकें। अर्थव्यवस्था, तो ये तो हो गया हमारी समस्याएं। अब कहा गया है कि अर्थव्यवस्था की भी कुछ समस्याएं हैं जिसे हम लोग केंद्रीय समस्या कहते हैं। अर्थव्यवस्थाएं की कुछ केंद्रीय समस्याएं भी होती है। वो कौन कौन सी केंद्रीय समस्याएं हैं? तो पहला है कि क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में। यानी जो केंद्रीय समस्याएं हैं उसका सबसे पहला है कि हम उत्पादन करें तो करें क्या और कितना करें, पहला समस्या है। दूसरा है वस्तुओं का उत्पादन कैसे करें। अगर हम पहला चीज को सिलेक्ट कर लिए कि क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में, तो दूसरा समस्या उत्पन्न होगा क्या, करे कैसे। और तीसरी समस्या है उत्पादन करे तो किसके लिए करे। तो ये तीन समस्या आपके एग्जाम में लिखने को आता है। सब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को जब आप देखिएगा अपने बोर्ड के एग्जाम में तो ये प्रश्न आपको बार बार देखने को मिलेगा कि अर्थव्यवस्थाएं की केंद्रीय समस्याओं को बताइए या लिखिए, अपने बातों में वहाँ पे एक्सप्लेन कीजिए। तो सबसे बड़ा यही है उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में, ये समस्या, वस्तु का उत्पादन कैसे किया जाए और वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए, ये तीन समस्याएं हैं। तो अब पहला आ जाते हैं कि क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में। तो कहा गया है कि यह एक कैसी समस्या है, चूज करने की यानी चयन करने की समस्या है। कैसी समस्या है, चयन करने की यानी चूज करने की समस्या है। कहा गया है कि जिससे व्यक्तियों की अधिकतम आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। कहा गया है कि आप इस तरह से किसी चीज को चूज करें जिससे क्या हो कि व्यक्तियों की अधिकतम आवश्यकताओं को उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक पहला हो गया। विकल्प उपभोक्ता वस्तु जिसमें कंज्यूमर गुड्स जैसे कपड़ा, गेहूं आदि आ जाएगा, या पूंजीगत वस्तुएं जिसे हम लोग कैपिटल गुड्स कहते हैं जैसे मशीन, औजार, गाड़ियां, कार, आभूषण, ये सब आपका आ जाएगा पूंजीगत वस्तुएं में। यानी कहा गया कि क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में, ये एक चयन की समस्या है और इसको दो भागों में, एक विकल्प उपभोक्ता वस्तु और एक पूंजीगत वस्तु के रूप में है। अब कहा गया कि इसको अब इस तरह से आप लोग देखिएगा तो और अच्छा से समझो, सेम चीज है लेकिन इस तरह से अगर आप अपने एग्जाम में इस माध्यम से लिख करके रखते हैं, लिखते हैं तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने की संभावना है। ठीक है, तो ये विकल्प हो गया आपका, ये भी विकल्प हो गया। कहा गया उपभोक्ता वाली वस्तुएं कौन से होगी जिसका आप पर डे उपभोग कर सकते हैं। सर हमको खाना जरूरी है, रोटी, हमें सर कपड़ा पहनना जरूरी है पर डे, ये सब जो होगा ये हो जाएगा उपभोक्ता वस्तुएं, उपभोक्ता वस्तुएं हो जाएगा। पूंजीगत वस्तुएं जैसे मशीन, औजार, गाड़ियां, ठीक है, इस तरह से। और ये आवश्यकताएं वस्तुएं में भी आपका रोटी कपड़ा हो जाएगा, इन दोनों में, उपभोक्त वस्तुएं में भी आ जाएगा और आवश्यकता वस्तुएं में आ जाएगा। मकान, विलासिता, महंगी वस्तु, कार, आभूषण, ये सब जो है ये आपके ऑप्शन में आ जाएंगे। निजी वस्तुएं और सार्वजनिक वस्तुएं, तो निजी वस्तुएं जैसे मकान, बाइक, फैक्ट्री, दुकान, ये सब निजी चीज है। सरकारी स्कूल, अस्पताल, पार्क, सड़क, ये सब कैसी है, सार्वजनिक है, यानी इस पे किसी का अधिकार नहीं है, ये सर आपके सभी के लिए है। उत्पादन कैसे किया जाए, चलिए दूसरा टॉपिक है, तो तकनीक का चयन होगा। टेक्निक, कहा गया है कि अगर श्रम की बात बोली जाए तो प्रधान तकनीक अथवा पूंजी की तुलना में श्रम का अधिक महत्व होगा। अगर श्रम की बात बोली जाए तो सबसे पहला प्रधान होगा टेक्निक का, और टेक्निक की बात बोली जाए तो पूंजी की तुलना में श्रम को ज़्यादा महत्वपूर्ण देना होगा। और पूंजी प्रधान तकनीक में अगर आपको श्रम की तुलना में पूंजी का ज़्यादा, जहाँ पे पूंजी को प्रधान दिया जाएगा वहाँ पे पूंजी अधिक महत्व रखता है, और जहाँ पे श्रम को महत्व दिया जाएगा वहाँ पे श्रम जो होगा वो ज़्यादा प्रधान होगा। तो यह आपको चूज करने की समस्या है।
उत्पादन किसके लिए किया जाए, तो व्यक्तिगत के लिए या कार्यात्मक विवरण के लिए। चलिए, व्यक्तिगत वितरण आय वितरण की असमानता की समस्या से संबंधित है और कार्यात्मक विवरण जो है आय वितरण की समस्या से संबंधित है। इस तरह से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपको बार बार याद रखना होगा। यहां से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उत्पादन संभावना वक्र क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसे हम लोग पीपीसी के नाम से जानते हैं, पीपीसी यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है। तो कहा गया है कि सैमुअल्सन के अनुसार उत्पादन संभावना वक्र, ये सवाल आपके 2024 के बोर्ड में पूछा गया था। देखिएगा 2024 बिहार बोर्ड में ये प्रश्न पूछा गया था, उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है। तो कहा गया है कि सैमुअल्सन के अनुसार उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं और सेवाओं के उन सभी संयोग को प्रदर्शित करता है जिन्हें अर्थव्यवस्था में संसाधनों एवं तकनीकी का ज्ञान के साथ उत्पादित किया जाता है। यानी इस दो वस्तुओं के बारे में जिक्र करता है। उत्पादन संभावना वक्र जनरली है वो दो वस्तुओं के बीच के वो बताएगा, और दो वस्तुएं कैसी होगी, जिसका संसाधन और तकनीक का ज्ञान होना चाहिए। अर्थव्यवस्था वस्तु के उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा कहा गया है यहां पर। चलिए अच्छा से देख लेते हैं इसे। कहा गया कि सैमुअल्सन के अनुसार उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं या सेवाओं के उन सभी संयोग यानी जोड़ को प्रदर्शित करता है जो संसाधन एवं तकनीकी के ज्ञान के साथ उत्पादित किया जाए। अर्थव्यवस्था में एक वस्तु के उत्पादन की मात्रा के बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तुओं की मात्रा को कम करना पड़ता है। अगर आपको दो वस्तुएं दे दी जाए तो अगर एक वस्तुओं की मात्रा का जो आप बढ़ाइएगा तो दूसरी वस्तुओं की मात्रा को आपको कम करना होगा। अगर दूसरी वस्तु की मात्रा को बढ़ाइएगा तो पहली वस्तु की मात्रा को आपको कम करना होगा। यही उत्पादन संभावना वक्र हमारा पीपीसी कहलाता है, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहलाता है। इसका वक्र ऊपर से नीचे दाहिनी ओर होता है। देखिए इसका वक्र कैसे होगा, तो ऊपर से नीचे दाहिनी ओर इस तरह से होगा, ऊपर से नीचे दाहिनी ओर इस तरह से होगा। उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं क्या है, ये भी लिमिटेशन की बात बोली जा रही है। तो मान्यताएं बताई जा रही है। तो उत्पादन की साधनों की स्थिर और सीमित मात्रा कहा गया है कि पहली बात तो उत्पादन के जो साधन है वो लिमिट है और सीमित है। उपलब्ध साधनों का पूर्ण एवं कुशल उपयोग किस तरह से किया जाए, ये इसकी मान्यता है। स्थिर तकनीक क्या होगी और जनरली आपको कितनी वस्तुएं लेनी होगी पीपीसी में, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी उत्पादन संभावना वक्र में आपको दो वस्तुओं लेना जरूरी होगा। उत्पादन संभावना वक्र की अब यहाँ पे फीचर्स बताया गया, विशेषताएं क्या है। तो इसकी दो विशेषताएं, कितनी विशेषताएं हैं, दो विशेषताएं हैं। पहला, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल ऋणात्मक होगा। ढाल इसका क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक कहने का मतलब नेगेटिव होगा, ऋणात्मक का मतलब नेगेटिव होगा। और ये बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरेगा, बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरेगा। उत्पादन संभावना वक्र मूलतः मूल बिंदु की ओर नतोदर यानी कनकेव होगा, यानी अभी इस तरह से हमने बताया, इस तरह से मूल बिंदु की ओर होगा। अब आते हैं यहाँ पे दो वस्तुएं ले लेते हैं। यही देखिए आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व उत्पादन संभावना वक्र का ये ग्राफ दिया जा रहा है। कहा गया है कि विकल्प ए, चलिए हम लोग यहाँ पे विकल्प ए को देख लेते हैं। विकल्प ए के बारे में बताया गया। तो विकल्प ए में क्या है, तो कहा गया है कि विकल्प ए, यहां पे देखिए ग्राफ में ध्यान से देखिएगा, विकल्प ए क्या बताया जा रहा है। तो कहा गया है कि विकल्प ए में एक तरफ हमारा दिया जा रहा है गेहूं के बारे में बताया जा रहा है, दूसरे बारे में हमारे मशीन के बारे में बोला जा रहा है। अब दोनों के उत्पादन के बारे में बताया, एक गेहूं के उत्पादन क्या होगा जो कि लाख टन में है, एक मशीन का है जो कि 1000 यूनिट में है।
तो कहा गया है कि जब हम गेहूं का उत्पादन शून्य कर दें तो गेहूं का उत्पादन यहां हो जाएगा, गेहूं का उत्पादन क्या हो गया, शून्य हो गया, तो मशीन का उत्पादन कितना हो जाएगा, तो मशीन का उत्पादन जो हो गया वो कितना हो गया, 50,000 इकाई हो गया। अब कहा गया है कि जैसे जैसे हम गेहूं का उत्पादन बढ़ाएंगे, अब अगर गेहूं का उत्पादन 1 लाख टन हो जाए, गेहूं का उत्पादन कितना हो जाए, 1 लाख टन हो जाए, तो देखिएगा कि इसके उत्पादन में कमी आ गई, अब 45,000 टन हो गया। यानी पहले जो था वो 50,000 टन था, ठीक है, 50,000 टन था, पहले कितना था, तो 50,000 टन था, अब जो हो गया, सॉरी 50,000 यूनिट था, अब जो हो गया वो 45,000 यूनिट आ गया, और यह पहले 0 था अब 1 आ गया। यानी जैसे जैसे हम गेहूं को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा मशीन जो है, मशीन का उत्पादन घटते जाएगा। तो आपको हमने पीपीसी में ही बताया था, अभी थोड़ा देर पहले ही बताया है, क्या बताया था कि 2 वस्तुएं जब होगी, जब एक वस्तुओं को बढ़ाया जाएगा तो दूसरी वस्तुएं कम होती जाएगी। तो हम जैसे जैसे गेहूं को बढ़ाते जाएंगे देखिएगा तो हमारा जो मशीन का उत्पादन है वो क्या होते जा रहा है, घटते जा रहा है। मशीन का उत्पादन क्या होते जा रहा है, घटते जा रहा है। इसी को हम लोग पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप अच्छी तरह से यहाँ पे क्या दिया गया है, अब आते हैं इसके बारे में, उत्पादन संभावना वक्र की कौन घुमाव के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। क्या है, तो लिखा गया कि उत्पादन संभावना वक्र कभी स्थिर नहीं रहेगा, इसकी स्थिति हमेशा बदलती रहेगी, क्योंकि इस वक्र की मान्यता भी बदलती है। जैसे जैसे ये कभी फिक्स नहीं हो पाएगा, स्थित नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं स्थित हो पाएगा, क्योंकि इसकी मान्यताएं जो वैल्यू है वो घटती बढ़ती रहती है। जब ये घटेगा बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि आपको इसमें भी घटाव बढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। कहा गया कि साधनों में परिवर्तन के आधार पर खिसकाव, साधनों में वृद्धि और साधनों में कमी, ये किसके कारण होगा, तो कहा गया कि जब साधन में परिवर्तन होगा, अगर साधन का कीमत बढ़ जाए तो आपका ग्राफ का भी रूपरेखा बदल जाएगा, साधन की कीमत घट जाए बढ़ जाए तो ये होगा। अब देखिए यहाँ पे ये में क्या किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि पहले ये वस्तुएं P पे था, अब ये कहाँ हो गया, P1 पे आ गया, यानी ये इंक्रीज कर गया। ये क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। ये क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। उसी तरह से दूसरे वाले ग्राफ में देखिएगा तो P पे था P1, ये क्या कर गया, अंदर की ओर ये डिक्रीज कर गया। ये क्या कर गया, तो डिक्रीज कर गया। अब इसमें आते हैं, टेक्निक में परिवर्तन के आधार पे घुमा। यहां पे हम लोग उस तरफ, वहां पे खिसकाव था, याद रखिएगा इसके पहले वाले में खिसकाव था, कहां से कहां खिसका, इंक्रीज और डिक्रीज। अब हम लोग घुमाव के बारे में देखेंगे। घुमाव में क्या हो जाएगा, तो वस्तु X के उत्पादन के लिए कुशल तकनीक का प्रयोग किया है। देखिए वस्तु X के उत्पादन के लिए, वस्तु X, देखिए यहाँ पे वस्तु X हो जाएगा, यहाँ पे सब में वस्तु X है। तो कहा गया है कि A वाले में क्या किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा तकनीक का इस्तेमाल किया। तो देखिए ये इसका खिसकाव यहाँ पे हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, A के लिए अच्छा इस्तेमाल किया, तो X के लिए क्या हो गया, X के बारे में बोला जा रहा है, वस्तु X के बारे में, तो इसका टेक्निक का ज्यादा इस्तेमाल किया गया, तो ये खिसक गया, यहाँ पे घुमाव हो गया, और ये यहाँ पे जो वस्तु Y है वहीं पे रह गया। वस्तु X के उत्पादन के लिए कुशल तकनीक का प्रयोग किया गया, यहाँ पे Y हो जाएगा, सॉरी, वस्तु Y के उत्पादन के लिए कुशल तकनीक का प्रयोग किया गया। देखिए यहाँ वस्तु Y के लिए, तो ये देखिए ये कहाँ चला गया, वस्तु Y बढ़ गया और वस्तु X जो है वहीं पे रह गया। तीसरे में दोनों वस्तुओं X और Y, दोनों वस्तुएं X और Y उत्पादन के लिए कुशल तकनीक का प्रयोग किया गया। तकनीक का प्रयोग, जब दोनों के लिए अच्छा तकनीक का प्रयोग करेंगे तो देखिए दोनों खिसक गया, यहाँ पर दोनों खिसका। तो कहा गया दोनों में ये यहाँ पे X का अच्छा इस्तेमाल किया गया, ये बढ़ गया, Y के लिए अच्छा इस्तेमाल किया गया, ये बढ़ गया, और दोनों के लिए हो गया तो दोनों बढ़ गया यहाँ पे। तो ये उत्पादन संभावना वक्र का जो था ये ग्राफ था, यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे है अवसर लागत और आर्थिक लागत क्या है, तो देख लेते हैं अवसर लागत में। तो कहा अवसर लागत किसी दूसरी वस्तु की वह मात्रा है जिससे पहली वस्तु के उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तुओं को हमें त्यागना पड़ता है, इसी को हम लोग अवसर लागत कहते हैं। अवसर लागत सिंपल सा है, जो हमने प्रोडक्शन कर्व में देखा था, सेम उसी आधार पे है
कि एक वस्तु की मात्रा बढ़ाने के लिए दूसरी को हमें क्या करना होगा, त्यागना होगा या कम करना होगा, त्यागना होगा या कम करना होगा। सीमांत अवसर लागत किसे कहा जाता है? तो कहा गया है कि सीमांत अवसर लागत किसे कहते हैं? तो पहली वस्तुओं की एक अतिरिक्त इकाई के लिए दूसरी वस्तु के उत्पादन में जो कमी आती है। देखिए दोनों सेम ही जैसा बताया, लेकिन कहा गया यहाँ पे मात्रा बता देगा। कहने का मतलब है कि पहली वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई, यानी पहली वस्तु को अगर हम एक बढ़ा दिए तो दूसरी वस्तु के उत्पादन में जो कमी आ गई, यानी जो दूसरा वस्तु है, मान लीजिए कि दूसरा वस्तु में जो कमी आई, दूसरा वस्तु में जो कमी है, मान लीजिए पहला वस्तु एक बढ़ाए लेकिन दूसरा वस्तु में 2 की कमी आ गई, तो दूसरे वस्तु में जो कमी आई उसे हम लोग सीमांत अवसर लागत कहते हैं। यानी जो कमी कितने की आई उसी को हम लोग सीमांत अवसर लागत कहते हैं। और सीमांत अवसर लागत हानि तथा लाभ के अनुपात को बताता है। ये किसके बारे में बताएगा? हानि और लाभ के अनुपात को ये हमें बताता है। तो ये था हमारा पहला चैप्टर, एनसीईआरटी के आधार पे था आपके एग्जाम के लिए। तो वीडियो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में ग्रुप में शेयर कीजिए। जो भी बच्चे 12th का अर्थशास्त्र पढ़ना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, वो हमारे साथ बने रहेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके MCQ को हम लोग करने वाले हैं। इसी चैप्टर से जुड़े हुए सारे MCQ को हम लोग अलग अलग पार्ट में हम लोग करेंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।